हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था कि जल्द ही कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होने वाला है, जिसके तहत जो भी प्री के एग्ज़ाम्स होंगे वो होंगे। तो इसको लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे अलग अलग तरह के डाउट्स थे, जो आप लोगों ने कमेंट करके लिखे थे। तो जो डाउट्स हैं वो लगभग सबके एक ही तरह के हैं। तो उनमें से जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको मैंने लिया हुआ है और उसका आंसर मैं यहाँ पे करूँगा, जिससे आपके जो डाउट्स हैं वो दूर हो सकें और अभी तक की क्या स्थिति है वो आपको समझ में आ सके। ओके, तो यहाँ पे मैंने किसी का नाम नहीं लिया हुआ है। जो क्वेश्चंस हैं, जो कॉमन क्वेश्चंस हैं, उनको मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये था कि ये कब से स्टार्ट होगा, कि इसकी शुरुआत कब से होगी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो IBPS PO का फॉर्म भरा है वो तो अब प्रीलिम्स लेगा या फिर ये CET के माध्यम से होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो SSC CGL का है उसका क्या होगा। कुछ लोग RRB NTPC का कह रहे हैं कि क्या वो CET के माध्यम से ही होगा क्या। तो ऐसे बहुत सारे डाउट्स हैं कि ये कब से स्टार्ट होगा। देखिए, जो कल की न्यूज़ थी उसको कैबिनेट की नोट मिली है, मतलब कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिली है सेटअप करने की। ओके, ध्यान रखिए भी, ये सेटअप होगा। NRA नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को सेटअप अप किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपका अगले महीने से ये फंक्शनिंग इसकी शुरू हो जाएगी। सेटअप किया जाएगा इसको, इसके मेंबर्स वगैरह होंगे, फिर ये अपनी पूरी तरीके से काम देखेगा कि कौन कौन से एग्ज़ाम्स इसको कराने हैं, कैसे कराने हैं, सिलेबस क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आएंगी। तो ऐसा नहीं कि कल से स्टार्ट होने वाला है। अगर ये जल्दी से जल्दी, बहुत ही जल्दी अगर शुरू होगा तो ये अगले सत्र से शुरू होगा, मतलब अगले साल से ये शुरू होगा जो भी एग्ज़ाम्स होंगे उनके लिए। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आधे एग्ज़ाम अभी इस साल हो जाएंगे, फिर आधे एग्ज़ाम जो इस साल वाले होंगे उसको अगले साल में मिला कर लिया जाएगा। जब भी ये शुरू होगा ये हमेशा नए सत्र से ही शुरू होगा। अगर अगले साल भी ये नए सत्र से नहीं शुरू होता है तो बीच से तो शुरू नहीं होगा। ओके, तो इसकी शुरुआत के लिए आप कह सकते हैं अगर ज़्यादा, मतलब कम से कम जो समय है वो लग सकता है तो ये अगले साल तक आपका लागू होगा। अभी इस साल इसके लागू होने की अभी तक तो कोई संभावना नहीं है। बाकी और कुछ न्यूज़ आएगी तो मैं आपको बताता रहूँगा। अभी इसके बारे में कोई खबर नहीं कब से लागू हो। कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी मिनिमम 3 ईयर्स लगेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं 5 ईयर्स, लेकिन ये कहा नहीं जा सकता कि 3 या 5 साल लगेंगे, जरूरी नहीं। हो सकता है अगले साल से शुरू हो जाए या फिर 1 आध साल और आप कह सकते हैं। बाकी इसमें इतना बड़ा कोई ऐसा भी नहीं है कि पूरा एक सिस्टम या इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा समय लगेगा। सब कुछ पहले से तैनात है, सब कुछ पहले से ही डिसाइडेड है, कौन एग्ज़ाम कराता है, कैसे एग्ज़ाम होगा, सब कुछ है। बस उसको सिस्टमेटिक वे से, एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में इसको बस इम्प्लीमेंट करने की बात है। तो जितनी जल्दी से जल्दी हो पाएगा वो होगा। अभी इस साल तो ये नहीं होने वाला। फिर जो दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि ये यहाँ पे है कि सर एक ईयर में CET के लिए कितना अटैम्प्ट है। तो आपने अगर न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ा होगा तो सब में दिया गया है कि 2 अटैम्प्ट मिलेंगे एक साल में। ओके, अब ये 2 अटैम्प्ट आपको एक साल मिलेंगे तो अच्छी बात है। जैसे आपका एक बार अगर छूट भी जाता है तो अगले बार आप दे सकते हैं। और ये जो 2 अटैम्प्ट आपको मिलेंगे देने के लिए, आप अगर एक एग्ज़ाम आपने दे दिया, जो फर्स्ट अटैम्प्ट है मान लीजिए आपने दे दिया, तो आप सेकंड जो अटैम्प्ट है उसको भी दे सकते हैं। ओके, इन दोनों को मिला करके जो बेस्ट मार्क आपका होगा वही आपका कैलकुलेट किया जाएगा या CET के तौर पे वही लिया जाएगा। मान लीजिए आपने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया 100 में से, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके आए इसमें 60 नंबर, और जो सेकंड अटैम्प्ट दिया उसमें 100 में से आपके 73 नंबर। तो इन दोनों में जो बेस्ट है वो क्या है, 73 नंबर। तो आपका जो CET का स्कोर होगा वो 73 नंबर काउंट किया जाएगा। तो आप इसके आधार पे आगे जा करके एग्ज़ाम देंगे। इसका उल्टा भी हो सकता है, जो नहीं कि बाद में आया तभी। ऐसा हो सकता है कि पहले अटैम्प्ट में आपके 73 मिले और दूसरे में 60 मिले। ओके, तो इन दोनों में बेस्ट जो होगा मतलब 73, तो इसको CET के मार्क के तौर पे आपका लिया जाएगा और इसी के आधार पे आप आगे जहाँ भी अप्लाई करना होगा वो अप्लाई करेंगे। ओके, तो 2 अटैम्प्ट मिलेंगे, दोनों में जो बेस्ट होगा उसी के तहत आपका जो CET स्कोर होगा वो बनेगा। और इसकी वैलिडिटी मैंने बता दी थी कि इसकी वैलिडिटी कितनी होगी, 3 साल की होगी। 3 ईयर्स की इसकी वैलिडिटी होगी। अब इसमें जो 3 ईयर्स की वैलिडिटी है, अब ऐसा नहीं कि आपने CET क्लियर कर लिया, मान लीजिए आपके एकदम बॉर्डर लाइन पे मार्क्स आ गए हैं, आपने दोनों दिया, एक में मान लीजिए आपको 50 नंबर मिला और दूसरे में 51 नंबर मिला, और जो कट ऑफ निकल रहा है वो 52 नंबर, ये 50 नंबर का ही आ रहा है, एकदम बॉर्डर लाइन पे ये दोनों नंबर, कोई बहुत ज़्यादा खास इसमें डिफरेंस है नहीं। तो ये जो आपका डिफरेंस है इससे कोई लेना देना भी नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, प्रीलिम्स है। ओके, ऐसा तो नहीं होगा कि आप ये कहेंगे कि सर मेरे तो 51 नंबर हैं या 50 ही हैं तो मेरा इसमें तो हो जाएगा, लेकिन बाद में नौकरी नहीं मिले क्योंकि बहुत कम नंबर हैं। ये प्रीलिम्स है और ये केवल स्क्रीनिंग के लिए आपका प्रयोग किया जाएगा। मतलब इसके मार्क्स आपके जा कर के नंबर या जो मेरिट लिस्ट होगी उसको अफेक्ट नहीं करेंगे ना, तो ये कैलकुलेट होंगे। आप 100 में से 100 पाएंगे तो अच्छी बात ये रहेगी कि आप
हर एक एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। ओके, तो इसका कोई ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है कि एक साल अगर 50 रहे और अगले साल जाकर के 61 हो जाती है जो मिनिमम कट ऑफ है, तब इफेक्ट पड़ेगा। और उस लिहाज से अगर आप चाहते हैं कि आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप अगले साल का भी दे सकते हैं सीईटी, कि आप अपने नंबर इम्प्रूव करना चाहते हैं और अच्छे नंबर लाना चाहते हैं। जो सबसे बेस्ट मार्क होगा वही आपका कैलकुलेट इसमें होगा, और इसके नंबर आपके जो फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनती है उसमें जुड़ेंगे नहीं। जो भी मेरिट लिस्ट होगी वो क्या होगी, मेंस और इंटरव्यू, या फिर मेंस या इंटरव्यू आप कह सकते हैं, कहीं कहीं इंटरव्यू नहीं होता है, तो मेंस और इंटरव्यू के आधार पे ही आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। ओके, बात समझ में आ रही? तो ये समझ में आ गया। अगला जो सवाल है वो ये है कि सिलेबस क्या होगा। इसमें बहुत सारे कमेंट थे कि स्टेनो में मैथ्स नहीं आती है, अब इसमें मैथ्स आएगा तो कैसे होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसमें इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन अब अगर ऐसा हो जाएगा तो इंग्लिश आएगी तो क्या होगा। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि किस में क्या आता है और किस में क्या नहीं आता है। ये जॉब की मतलब जॉब की जो कंडीशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं कहूँ सिलेबस सबका सेम भी है, सब में इंग्लिश आती है, सब में रीजनिंग आती है, सब में मैथ आती है, तो ऐसा भी नहीं है कि सबकी मैथ बराबर है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करूं, अगर IBPS PO की एक मतलब ऐसे ही लेवल का एग्जाम लेता हूँ, दोनों सेम लेवल के, और ये क्या है SSC CGL। ओके, अब दोनों को अगर आप कंपेयर करिए, सिलेबस ऐसे ही कंपेयर करिए, इसमें भी क्वांट आता है, इसमें भी क्वांट आता है। ओके, लेकिन अब आपको अगर थोड़ा बहुत भी याद हो कि इसमें जो DI पूछी जाती है और SSC में जो DI पूछी जाती है, दोनों में क्या होता है, ज़मीन आसमान का अंतर होता है। SSC CGL में जो DI पूछी जाती है वैसी DI तो IBPS PO के प्री में भी नहीं पूछी जाती है। ओके, वो भी थोड़ा बहुत टफ रहती है, यहाँ पे तो बहुत आसान DI पूछी जाती है। सेम वही अगर इसमें देखें तो इसमें एडवांस मैथ आती है। ओके, वो जो एडवांस मैथ है वो इसमें नहीं पूछी जाती है, इसमें बहुत ही जो एडवांस मैथ का पार्ट है वो बहुत ही आसानी से 1-2 क्वेश्चन केवल पूछा जाता है, मेंस में बहुत और ज़्यादा नहीं आता, इसमें ज़्यादातर वो आता है। इसी तरह अगर आप रीजनिंग का कंपैरिजन करिए, ओके, रीजनिंग का अगर आप कंपैरिजन करिए तो IBPS PO में जो रीजनिंग आती है और SSC में जो रीजनिंग आती है ज़मीन आसमान का अंतर है। एक पजल आप IBPS PO की लगाइए, SSC CGL की लगाइए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि IBPS PO की जो पजल है काफ़ी ज़्यादा हार्ड है SSC CGL की तुलना में, और थोड़ा बहुत टॉपिक्स जो रहते हैं वो भी इधर उधर रहते हैं। ओके, तो ऐसे अगर आप कंपेयर करेंगे तब तो नहीं हो सकता। ओके, यहाँ पे जो आपको समझना है वो ये है कि यहाँ पे जो सिलेबस होने वाला है वो आपका ऐसा नहीं होगा कि सब के लिए केवल एक एग्ज़ाम होगा। जो एग्ज़ाम यहाँ पे CT होगा वो 10th लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, मतलब जिनकी मिनिमम एलिजिबिलिटी 10th है उसका अलग होगा, 12th लेवल का जो होता है वो अलग होगा, और जो ग्रेजुएट लेवल का होता है वो अलग होगा। ओके, तो जैसे अगर आप 12th लेवल का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, CHSL वगैरह दे रहे हैं, तो वो आपका ग्रेजुएट लेवल से मतलब उसका मैच नहीं होगा। वो ग्रेजुएट 12th लेवल के जो भी एग्ज़ाम देते होंगे आप, उनका एक लेवल होगा, 10th लेवल का जो देते होंगे उनका एक लेवल होगा, और जो ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं उनका अपना एक अलग लेवल ये होगा। अब इसमें जो इंग्लिश वाली प्रॉब्लम है ये तो आपको अब समझ में आ गया कि मैथ्स नहीं आती है तो क्या होगा। जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मतलब जॉब की जैसी भी डिस्क्रिप्शन है उसके हिसाब से ही आपका CET होगा। ओके, यहाँ पे अगर बात करें जैसे इंग्लिश नहीं आती है, तो अब यहाँ पे ऐसा हो सकता है, इसमें 2 कंडीशंस हो सकती हैं। मैं अभी अपने से केवल बता रहा हूँ, अपने मन की बात बता रहा हूँ, ये कहीं लिखा नहीं है। ओके, इसमें 2 कंडीशंस हो सकती हैं कि जब आपका RRB की नोटिफिकेशन आए तो उस जैसे इसमें होता है कि 3 सेक्शंस आपके पूछे जाएँ, 4 सेक्शंस प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे। एक तो आपका मैथ्स हो जाएगा, और मैथ्स के बाद एक आपका रीजनिंग हो जाएगा, रीजनिंग के बाद एक आपका GS GK का हो जाएगा, अगर होना होगा तो, पता नहीं अभी, एक हो जाएगा इंग्लिश का। इसका जो ऑफिशियल सिलेबस है अभी तक डिक्लेयर नहीं, ये भी बता दूं। जो सिलेबस होगा वो बाद में डिक्लेयर किया जाएगा कैसे होगा। ओके, ये केवल अब इसमें कह सकते हैं, सबके अपने मन की बात है, वो बता रहे हैं। तो ये 4 सब्जेक्ट्स हैं जो प्रीलिम्स में आपके पूछे जाते हैं। अब अगर IBPS PO की ही बात करिए तो उसमें इंग्लिश और हिंदी जो है नहीं पूछी जाती है प्रीलिम्स में। ओके, IBPS RRB PO की अगर आप बात करें, IBPS PO में तो पूछी जाती है, लेकिन IBPS RRB PO में ये इंग्लिश और हिंदी नहीं पूछी जाती, उसमें केवल 2 ही सेक्शन आते हैं, मैथ और रीजनिंग का। तो अब ऐसा भी हो सकता है आप कहें कि रेलवे में अगर नहीं आती है, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ भी ऐसा लोग कह सकते हैं कि हम तो IBPS RRB PO की तैयारी कर रहे हैं, अब इंग्लिश आएगी तो हम क्या करेंगे। ओके, तो ये जो पार्ट है आपका, कौन सा सब्जेक्ट जुड़ेगा प्रीलिम्स में या कौन सा हटेगा, इसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। ना तो ऐसा कहीं लिखा गया संविधान में कि रेलवे का एग्जाम होगा तो उसमें इंग्लिश का पेपर लेना पाप होगा। ओके, तो अभी तक नहीं था तो अच्छी बात है, आगे हो जाएगा तो आपको उसी के हिसाब से कोप करना पड़ेगा, उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। ओके, तो उसके लिए आप अपने आप को थोड़ा बहुत तैयार रखिए। लेकिन एक जो दूसरा सिनेरियो मैं बता रहा हूँ वो ऐसा हो सकता है कि जब आपका RRB NTPC का जब आपका फॉर्म निकले, आप मेंस के लिए आप अप्लाई करने जाएं, तो उसमें CET
जो ले केवल मैथ्स और रीजनिंग को मिला करके ले, मैथ्स रीजनिंग और जीएस जीके को ही केवल उसके नंबर के आधार पे ही आपसे पूछा जाए कि अगर इन तीनों का नंबर मिला करके आपका इतने नंबर है तो आप एनटीपीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश को कंसीडर ही ना करें। ओके, इंग्लिश को केवल वही लोग कंसीडर करेंगे जैसे IBPS PO हो गया, SSC CGL हो गया, वही कंसीडर करेंगे। RRB NTPC नहीं कर सकता है उसको कंसीडर, ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो इसके लिए आप चिंता मत करिए कि अगर आप रेलवे के हैं तब अगर ऐसा नहीं होता था तो अब क्या होगा, मतलब ऐसा कोई पहाड़ जैसी चीज़ नहीं हो जाएगी, कुछ ना कुछ इसका समाधान निकाला जाएगा। वो आप जब सिलेबस ऑफिशियल होगा तभी आपको पता चलेगा। 2-3 सिनेरियो क्या हो सकते हैं मैंने आपको बता दिए। एक तो ये हो सकता है कि इंग्लिश जुड़ जाए और आपको देना पड़े, और वो इंग्लिश ऐसी होगी कि आप उसको आसानी से कर पाएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि इंग्लिश को केवल एक पासिंग मार्क तक ही रखा जाए, उसके नंबर ना जोड़े जाएं। ऐसा भी हो सकता है जैसा यहाँ बताया कि जो एग्ज़ाम जो भी एजेंसी लेगी, जैसे RRB NTPC एग्ज़ाम लेगी तो वो कहेगी इंग्लिश के नंबर ना जोड़ो, 3 के नंबर जोड़ करके अगर इतने आ रहे हैं तो आप दे सकते हो। IBPS का RRB PO आएगा तो कहेगा इंग्लिश के नंबर ना जोड़ो, मैथ्स और रीजनिंग के आधार पे केवल सिलेक्शन लेगी, इतने नंबर आ रहे हैं तो आ जाओ। ओके, ऐसे बुला सकते हैं, वो तो बाद में देखा जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आई, सिलेबस इसका क्या होगा और कैसे हो सकता है और क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो आपको समझना पड़ेगा। और हर एक लेवल के एग्ज़ाम अलग होंगे। जैसे टेक्निकल वाले हैं तो टेक्निकल वाले एग्ज़ाम्स टेक्निकल वाले लेवल पे ही CET आपका होगा, जैसा पहले एग्ज़ाम होता था वैसे। ओके, उसको किसी 12th या 10th के साथ मर्ज करके नहीं लिया जाएगा, सबका एक ही साथ होगा। ओके, अगली अगर हम बात करें वो है एज लिमिट और फॉर्म फीस की। फॉर्म फीस इसकी क्या होगी किसी को नहीं पता, तो इसके लिए आप केवल अंदाज़ा लगा सकते हैं, कुछ भी हो सकती है, 100 रुपये से लेकर के 1000 रुपये तक कुछ भी हो सकती है, कोई नहीं कह सकता। एज लिमिट की बात करी जाए, इसमें मिनिमम और मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो क्या होगी अभी किसी को नहीं पता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें 32 होनी चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं 36 होनी चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं 41 होनी चाहिए। ये मतलब आपका कहना है, आपका अधिकार भी, आप जो चाहे वो कह सकते हैं। इसी तरह मिनिमम में कह रहे हैं कुछ 18 होनी चाहिए, कुछ 20, कुछ 21 कह रहे हैं। तो ये आपका अधिकार है, आप बोल सकते हैं कुछ भी कि कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए, और ये गवर्नमेंट का अधिकार है कि वो कितना तय करेगी। ओके, तो इसको इन दोनों चीज़ों को लेकर के केवल स्पेकुलेशंस हैं, इनमें कुछ नहीं कहा जा सकता कितनी एज लिमिट होगी कितनी नहीं होगी। जैसे अगर आप बैंक एग्जाम्स को देखिए तो वो 21 ईयर्स लेंगे। ओके, SSC के कुछ एग्जाम्स में 18 ईयर्स तक भी ले लेते हैं। ओके, तो ऐसा हो सकता है कि इसमें जो एज लिमिट है वो आपकी 18 से लेकर के 32 साल तक हो, ताकि सारे लोग ही इसमें आ जाएं। फिर आगे जब आप मेन का एग्ज़ाम दें तो उसमें हो सकता है ये कहें कि केवल 21 साल तक के जो लोग हैं वो आ सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है। ओके, लेकिन इसका होगा क्या सही तरीके से, वो जब ऑफिशियल आएगा नोटिफिकेशन तभी पता चलेगा। फिर अगली बात हम आते हैं कि क्लर्क के लिए भी इंटरव्यू होगा क्या आपसे, जैसा मैंने अभी बताया था आपको, वो एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी वो क्या होगी, मेंस और इंटरव्यू को मिला करके बनेगी। वो मैंने इस आधार पे लिया था ग्रेजुएट लेवल पे, जैसे हम PO का एग्ज़ाम देते हैं या फिर यहाँ पे CGL का एग्ज़ाम देते हैं, तो उस आधार पे मैंने कहा था कि यहाँ पे इंटरव्यू होता है। क्लर्क में जब इंटरव्यू हटा दिया गया है और यहाँ पे अब ये जो CET है वो केवल प्रीलिम्स के लिए है। ओके, केवल प्रीलिम्स के लिए है CET। प्रीलिम्स में तो कहीं भी इंटरव्यू नहीं होता ना, तो CET केवल प्रीलिम्स के लिए, चाहे क्लर्क का फॉर्म भरें चाहे PO का। तो इसमें इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा आपको खुद से समझना चाहिए। इंटरव्यू कहाँ से होगा, क्लर्क के लिए जब हटा दिया गया है उसमें केवल जो मेंस के मार्क्स होंगे वही कैलकुलेट होंगे। मतलब जो बाकी की जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो तो वैसे का वैसा ही होगा कि अगर मेंस में आपके किसी में सब्जेक्टिव भी आता है, लेटर ऐसे लिखने को आता है, तो वो तो वैसे ही आएगा, उसका कोई इससे CET से लेना देना नहीं है। CET केवल आपके प्रीलिम्स के पैटर्न को बदलेगा। ध्यान रखिए, जो प्रीलिम्स आप अभी तक अलग अलग देते थे, SSC CGL का अलग, RRB NTPC का अलग, IBPS PO का अलग, RRB PO का अलग, SBI PO का अलग, वो केवल आपको एक प्रीलिम्स देना है। ओके, यहाँ से आप पास करने के बाद आप मेन एग्जामिनेशन में जाएंगे, और मेन एग्जामिनेशन की प्रक्रिया या फिर सिलेक्शन की प्रक्रिया जैसे अभी तक थी वैसे ही बाद में भी रहेगी, कोई बदलाव नहीं उसमें। कहीं इंटरव्यू हो रहा होगा तो उसमें अभी भी होगा, अगर इंटरव्यू नहीं होता होगा उसमें पहले तो उसमें अभी भी नहीं होगा, किसी में टाइपिंग टेस्ट होता होगा तो उसमें अभी भी होगा, वो सब कुछ वैसे ही रहेगा। ओके, अगला सवाल क्या है, एक सवाल था कि IBPS SSC RRB ओनली मीन्स SBI स्टिल इंडिपेंडेंट, और कुछ लोग कह रहे हैं कि SBI तो अपना अलग एग्ज़ाम कराता है, IBPS का तो होता नहीं है। कुछ लोगों को शायद पता नहीं है, जितने भी बैंक के एग्ज़ाम्स होते हैं सारे के सारे IBPS ही कराता है। सिर्फ बैंक के ही नहीं, जो LIC वगैरह के एग्ज़ाम्स होते हैं सारे IBPS ही कंडक्ट कराता है। ओके, तो SBI का भी जो एग्ज़ाम है वो इसी में आएगा, उसके लिए अलग से लिखने की जरूरत नहीं। जैसे IBPS लिख दिया तो आपको PO तो आ गया, IBPS RRB PO तो नहीं लिखा है, मतलब RRB PO नहीं आएगा, क्लर्क नहीं लिखा है तो नहीं आएगा। वो आप एकदम जनरल अंडरस्टैंडिंग रखिए कि जो 3 एजेंसीज जितने भी एग्ज़ाम कराती हैं,
IBPS बैंक LIC इंश्योरेंस के जनरली सारे एग्जाम्स IBPS ही कराता है, कंडक्ट करता है। ओके, बैंक्स अपना अलग अलग ले सकते हैं, जैसे SBI अपना अलग एग्ज़ाम लेता है, लेकिन वो IBPS ही कंडक्ट कराता है। तो ये सारे एग्जाम्स इसमें आएंगे, तो इस चक्कर में मत पड़ी कि SBI का अलग से एग्ज़ाम होगा, SBI भी इसी में आएगा। ओके, तो आप भूल करके भी ऐसा मत सोचिए कि SBI का अलग होगा और ये अलग होगा तो मैं बच गया। ओके, आप भी उसी में आएंगे, सबके साथ ही प्रीलिम्स आपको भी देना पड़ेगा। फिर अगला क्या सवाल है, अगला सवाल है कि पुलिस के लिए भी CET होगा क्या। तो पुलिस के लिए कहाँ CET होगा, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो CET है ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नौकरी है उनके लिए, या फिर जो पब्लिक सेक्टर के बैंक्स हैं या इंश्योरेंस जो कंपनीज़ हैं सरकारी, उनके लिए ये आपका आ रहा है, या फिर रेलवे के लिए। ये जो स्टेट डिपार्टमेंट की जितनी भी पोस्ट हैं उनके लिए नहीं होगा। ओके, तो जो भी अगर आप यूपी पुलिस का फॉर्म भर रहे हैं, हरियाणा पुलिस का भर रहे हैं, राजस्थान पुलिस का भर रहे हैं, तो उसके लिए ये नहीं होगा। ओके, वो जैसे स्टेट अपना एग्ज़ाम लेता है वैसे ही लेगा, इसका स्टेट लेवल के एग्ज़ाम से कोई भी ताल्लुक नहीं है। स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे होंगे, आप यूपी स्टेट का दे रहे हो, हरियाणा का दे रहे हो, बिहार का दे रहे हो, मध्य प्रदेश का दे रहे हो, उसका CET से कोई भी लेना देना नहीं है। जैसे वो पहले होते थे वैसे ही अभी भी होंगे। केवल और केवल RRB, SSC और IBPS जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराते थे उन्हीं से केवल इसका लेना देना है। ओके, तो ये थे कुछ आपके कॉमन क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ पे आंसर करने का प्रयास किया है अपनी तरफ से। बाकी की जो चीज़ें हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके जवाब आप भी ढूंढ रहे होंगे, सभी ढूंढ रहे होंगे। जो बाकी की चीज़ें हैं, जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका आएगा तब वो अच्छे तरीके से क्लियर हो पाएंगी कि आखिर कैसे एग्ज़ाम होगा, कब एग्ज़ाम होगा, कौन कौन एलिजिबल होगा, वो सारी चीज़ें, एज लिमिट क्या होगी, फ़ीस क्या होगी, कैसे फॉर्म भरना है, कैसे अप्लाई करना है, कहाँ एग्ज़ाम होगा, सेंटर कहाँ पे होगा, हमारे स्टेट में होगा, हमारे ही ज़िले में होगा या फिर कहीं और जाना होगा, वो सारी चीज़ें ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बाद आएंगी। फिलहाल अभी केवल इसके सेटअप करने को मंजूरी दी गई है। अब ये सेटअप होगा, सेटअप होने के बाद सारी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, सारे जो प्रोसेस हैं वो बनेंगे, फिर आपका ये एग्ज़ाम होगा। ओके, इसके तहत CET के तहत फिर ये एग्ज़ाम होगा। ओके, मुझे उम्मीद है आपको इसके बाद तो सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल ही जाने चाहिए। अगर कुछ आंसर नहीं भी मिल रहे हैं तो थोड़ा बहुत आप भी अपना कॉमन सेंस लगाइए, क्योंकि जितनी इन्फॉर्मेशन उपलब्ध है वो सारी आपके सामने मैंने रख दी है। और कुछ है तो आप उसी से तोड़ मोड़ करके या जोड़ करके अपनी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से अपना आंसर पा सकते हैं। बाकी के लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट करिए, तभी सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। तो आपके अलावा और भी अगर किसी को इस तरह की कुछ प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन है, तो आप इस वीडियो को उन लोगों तक भी पहुँचाइए, उन तक भी शेयर करिए। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक तो पहुंचाइए ही। और अगर फिर भी कोई आपको क्वेश्चन रह गया हो तो आप कमेंट करके इसको पूछ सकते हैं। इसमें एक भाषा का सवाल था, तो ये जो एग्ज़ाम होगा ये 12 भारतीय भाषाओं में होगा, सिर्फ ऐसा नहीं केवल हिंदी और इंग्लिश में, ये 12 भारतीय जो भाषाएं हैं उसमें ये एग्ज़ाम होगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी जो आपकी अभी मैंने सॉल्व कर दी। 12 भारतीय भाषाओं में होगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।